एफेरेंट और इफेरेंट तो आपने एक्सप्लेन नहीं किया, तो आज हम स्टार्ट एफेरेंट और इफेरेंट से लेते हैं। एफेरेंट वेसल वो है जो आर्टरी वोमेन कैप्सूल की तरफ आ रही है, ये दिस इज एफेरेंट आर्टरियोल, जो अंदर जाके डिवाइड हो रही है, सब डिवाइड हो रही है और वापस निकल रही है। तो जब ये अंदर की तरफ जा रही है, ये वाली आर्टरी जो है दिस वन, दिस आर्टरी इज efferent, this artery is efferent। सर गालिकल पे नहीं की क्या नंबर पेज में नहीं और जब देख ले पेज में का रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, इन तीनों में मेटानेफ्रिक किडनी है, मेटानेफ्रिक। अच्छा, ये जो ब्लड वेसल अंदर की तरफ आ रही है, दिस इज एफेरेंट, दिस इज एफेरेंट। एफेरेंट आने वाली है, ये अंदर की तरफ आ रही है, ब्लड इसके जरिए अंदर जा रहा है, सर्कुलेट कर रहा है और वापस इसके जरिए निकल रहा है। जब इसके जरिए निकल रहा है तो इसको हम इफेरेंट वेसल कहते हैं, इफेरेंट वेसल। इन दोनों में कौन सा कमाल है? इनमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इनमें कमाल की बात यह है कि एफेरेंट वेसल जो आने वाली है और वो वेसल जो जाने वाली है, दोनों के डायमीटर में फर्क है। इसका डायमीटर हमेशा 2 टाइम्स ग्रेटर होता है फ्रॉम इफेरेंट। आने वाले ब्लड वेसल का साइज बड़ा होता है, जाने वाले ब्लड वेसल का साइज छोटा होता है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, इसका डायमीटर आपको बड़ा दिखाया गया है, उसके मुकाबले में इसका डायमीटर आपको छोटा दिखाया गया है। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है कि जब एरिया कम हो जाए तो प्रेशर इंक्रीज होता है। बर्नौली इक्वेशन है मेरे ख्याल में कि जब आप एरिया को कम करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। द डायमीटर ऑफ एफेरेंट वेसल इज 2 टाइम्स ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ इफेरेंट। सो हियर inside the capillaries pressure increases, अंदर काफी ज्यादा प्रेशर डेवलप हो जाता है और उस प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन हो जाती है इनटू वुमेन्स कैप्सूल। ये जो ब्लड वेसल का नेटवर्क आपको नजर आ रहा है, दिस नेटवर्क इज ग्लोमेरुलस। ये येलो कलर जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज वुमेन्स कैप्सूल। यहां आगे शुरू हो रहे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस इज ग्लोमेरुलस, दिस इज एफेरेंट वेसल। तो हम लिखते हैं कि पहले हम लिखते हैं एफेरेंट वेसल, एफेरेंट, और हम लिखते हैं कि एफेरेंट वेसल हैज 2 टाइम्स greater diameter than efferent vessel। एफेरेंट के मुकाबले में इफेरेंट का साइज छोटा होता है। अब इस सब के डिफरेंस की वजह से, इनके वॉल्यूम के डिफरेंस की वजह से इसका रिजल्ट क्या आएगा कि प्रेशर इंक्रीजेस। अब ये ब्लड प्रेशर है, लेकिन ये आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर नहीं है, इसको हम लोकल प्रेशर कहते हैं।
ये प्रेशर सिर्फ ग्लोमेरुलस के अंदर इंक्रीज हुआ है. प्रेशर इंक्रीजेस 2 times इन ग्लोमेरुलस. रिलेशन तो 4 टाइम का है फिजिक्स में, लेकिन यहां पे चूंकि नेटवर्क्स भी है और भी काफी, तो एज अ होल जो प्रेशर डेवलप किया गया है वो एस्टिमेटेड ये है कि तकरीबन 2 टाइम्स ज्यादा हो जाता है इन ग्लोमेरुलस देन नॉर्मल प्रेशर. आपकी बॉडी का जो नॉर्मल बीपी है ये लोकल प्रेशर उससे 2 टाइम्स ज्यादा होगा, और इस प्रेशर को हम लोकल प्रेशर कहते हैं जनाब. ये आपका वो ब्लड प्रेशर नहीं है जिसको आप चेक करते हैं बीपी अपरेटस से, ये वो प्रेशर नहीं है जी. ये सिर्फ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, सॉरी ग्लोमेरुलर प्रेशर है, सिर्फ वहां पे है. अब ये प्रेशर जो इंक्रीज हुआ है ये हेल्प करता है इनटू द फिल्ट्रेशन. जब प्रेशर एक्सर्ट होगा तो फिल्ट्रेशन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे. इसलिए हम कहते हैं कि दिस प्रेशर will enhance the filtration from blood vessels to the Bowman's capsule. That's why this filtration is called pressure filtration. जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपकी बुक में एक हेडिंग होगी और उस हेडिंग को आप कहेंगे प्रेशर फिल्ट्रेशन. Pressure filtration in glomerulus is because of increase in local pressure. Increase in local pressure. अब इस प्रेशर का फायदा तो ये एडवांटेज कि इस इंक्रीज इन प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन तो हो गई है, लेकिन गुनहगार के साथ बेगुनाह भी फिल्टर हो गए. हार्मफुल के साथ साथ यूजफुल सब्सटेंसेस भी बोमेन्स कैप्सूल के अंदर चली गई. जो कुछ यहां पे आया है इसमें कुछ चीजें हार्मफुल हैं, लेकिन कुछ चीजें यूजफुल भी हैं. कुछ चीजें अगर हार्मफुल हैं तो कुछ चीजें यूजफुल भी हैं. मुख्तलिफ नेचर की चीजें बोमेन कैप्सूल में चली गई हैं. अब हमने इनको अलग करना है. अब जो कुछ बोमेन कैप्सूल में चला गया है वो यूरिन नहीं है, उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होता है तो हम देखते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एक लिक्विड मिक्सचर का नाम है जिसमें कुछ यूजफुल चीजें भी हैं और कुछ हार्मफुल चीजें भी हैं. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट किसे कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट वो सब कुछ जो ग्लोमेरुलस से निकल जाए और बोमेन कैप्सूल में चला जाए. लेट्स सपोज ये हमारे पास बोमेन कैप्सूल है, ये हम है और ये हमारी क्लास हो रही है. दिस इज ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस से जो कुछ यहां पे फिल्टर हो गया है, यहां पे जो मिक्सचर बन गया है, दिस मिक्सचर लिक्विड इज कॉल्ड दिस मिक्सचर लिक्विड इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. इसमें क्या क्या है जी? इसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होंगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता.
इसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है जी? अमोनिया पॉसिबल है, यूरिया पॉसिबल है, यूरिक एसिड पॉसिबल है, यूरिक एसिड, हार्मफुल ड्रग्स पॉसिबल है, ठीक है जी। इनमें पॉसिबल है टॉक्साइड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। डिपेंड करते हैं कि वो दिन आपका कैसे गुजरे, आपने क्या कुछ खाया है, क्या कुछ पिया है। इसमें कुछ चीजें यूजफुल भी हो सकती हैं जी, क्योंकि प्रेशर इतना बढ़ गया है कि हार्मफुल के साथ साथ यूजफुल भी बाहर गिर गए। क्या क्या हो सकती है जी? अमाइनो एसिड हो सकते हैं, प्रोटीन नहीं हो सकते, प्रोटीन बड़े हैं, वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। ग्लूकोज हो सकता है, ओलिगोसैकेराइड नहीं हो सकते, पॉलीसैकेराइड नहीं हो सकते, स्टार्च नहीं हो सकता, ग्लाइकोजन नहीं हो सकता, वो बड़े हैं। इसी तरह स्मॉल प्रोटीन हो सकते हैं, बड़े प्रोटीन नहीं हो सकते। इसी तरह आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर हो सकता है। रेयर केसेस में क्या हो सकते हैं? बहुत रेयर केसेस में, रेयर केसेस में रेयर केसेस में प्लेटलेट्स हो सकते हैं, बहुत रेयर केसेस में, क्योंकि वो भी छोटी है। लेकिन दो तीन चीजें ऐसी हैं जो कभी नहीं हो सकती। इस फिल्ट्रेट में कोई आरबीसी नहीं हो सकती, कोई डब्ल्यूबीसी नहीं हो सकती, ये इन मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। कोई हेवी प्रोटीन नहीं हो सकता, बड़ा प्रोटीन नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये चीजें इस फिल्ट्रेट के अंदर नहीं हो सकती। एक बार हमने गुनहगारों पे गुनाह बाहर फेंक दी कि चलो एक बार चले जाए फिर देखेंगे, क्योंकि हमारे पास एक और फैसिलिटी है, हमारे पास फैसिलिटी है ट्यूब्यूल्स की। ये ट्यूब्यूल्स अल्लाह पाक ने इसलिए बनाई है कि जो चीजें यूजफुल है उनको दोबारा एब्जॉर्ब किया जाए, और जो चीजें हार्मफुल है वो कलेक्टिंग डेट तक चली जाए। इसलिए हम बगैर सोचे समझे प्रेशर इंक्रीज करके एक बार इनको फेंक देते हैं, और उस चीज को हम यूरिन नहीं कह सकते, उस चीज को हम, उस मिक्सचर को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। इस फिल्ट्रेशन का रेट क्या होता है जी? स्पीड क्या होती है? 125 ml पर मिनट, 7.5 लीटर्स पर आवर, 180 लीटर्स पर डे। ये इनकी रेशो है जी फिल्ट्रेशन की, ये इनकी फिल्ट्रेशन की रेशो है। जब ये सब कुछ फिल्टर हो जाए तो कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। अभी गुनहगारों पे गुनाह को अलग करना है, गुनहगारों को यूरिन में जाने देना है, और बेगुनाह को दोबारा ब्लड में जाने देना है। इसका ये काम किसके जिम्मे है? ये काम रीनल ट्यूब्यूल्स के जिम्मे है। मोमेंट कैप्सूल का ये काम था कि ब्लड से हर हार्मफुल मटेरियल को फेंका जाए। लेकिन लाज़मी बात है कि जब जलजला आता है, प्रेशर आता है, सैलाब आता है, जोर आता है, तो गुनहगार के साथ साथ बेगुनाह को भी भागना पड़ता है।
ये एक नेचुरल फिनोमेना है। अभी हम क्या करते हैं, एक छोटी सी वीडियो देखते हैं ताकि ये प्रोसेस आपको समझ आ जाए। इसमें फिर रीअब्जॉर्प्शन की बात होती है, तो वो भी पढ़ना जरा आसान हो जाएगा। आप इसको एक बार देख लें, फिर मैं आपको समझाता हूं। रेडी हो जाए, 1 2 3। चलिए जी, आप लोगों ने एक बार देख लिया। अभी हम इनको दोबारा देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक स्टैटिक डायग्राम देखते हैं। देखिए, आप लोगों ने स्टैटिक डायग्राम में ये चीज देख ली है कि ये हमारे पास प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसके ऊपर ब्लड वेसल्स हैं, जिसको हमने नाम दिया था पेरीट्यूब्यूलर नेटवर्क। अगर हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में देख लें कि ये तो ग्लूकोज है और ये बड़ा यूजफुल है, तो ग्लूकोज को हम लेंगे तो किसको देंगे? भाई इस ब्लड वेसल को देंगे। ये ब्लड वेसल इसीलिए इसके ऊपर है कि जिस जिस जगह पे जो जो चीज रीअब्जॉर्ब हो जाए तो वो तो बाहर ब्लड में चला जाए। कौन सी जगह पे क्या रीअब्जॉर्ब होता है? दिस इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहां पे सारी काम की चीजें 80% रीअब्जॉर्प्शन यहां पे होती है। 80% रीअब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज है, अमोनिया है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, जो भी चीजें यूजफुल है वो सारी चीजें यहां पे एब्जॉर्ब हो जाती। लूप ऑफ हिलने में सोडियम पोटेशियम के साथ साथ वाटर, ये वाटर के लिए ज्यादा सेंसिटिव एरिया है फॉर वाटर। इसी तरह डिस्टल में एब्जॉर्प्शन भी होती है और एडिशन भी होती है। हाइड्रोजन पोटेशियम अमाइंस, ये चीजें, इन चीजों की एडिशन होती है। एडिशन और सिक्रीशन इनटू यूरिन, ये चीजें यूरिन में ऐड कर दी जाती हैं टू मेंटेन पीएच।
पीएच ऑफ यूरिन। यूरिन की पीएच को 4.5 से लेकर 5.6 तक रखना है। अब इसके लिए अगर पीएच को लो करना है तो हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। जब हाइड्रोजन आप ऐड करेंगे तो यूरिन का पीएच लो हो जाएगा, क्योंकि वो एसिडिक हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन को आप रिमूव करेंगे तो पीएच हाई हो जाएगा। पोटेशियम, हाइड्रोजन, ये चीजें पीएच के लिए डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में देख ली जाती है। जब ये सारी यूजफुल चीजें निकाल दी जाए, सिर्फ हार्मफुल चीजें रह जाएं, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ड्रग्स, यूरिया, तो वो सारी चीजें कलेक्टिव ब्लड में चली जाती है। वो हमारी किसी काम की नहीं है, उनको हम यूरिन कहते हैं। यही मैकेनिज्म आपको वहां पे दिखाया गया है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हमने कहा कि 125 ml है। अभी हमने पढ़ लिया कि इसका रेट कितना है। रेट इज 125 ml पर मिनट, और आप हैरान होंगे कि इनमें से 124 ml पर मिनट वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब कि जितनी चीजें फिल्टर होती हैं 99% दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जाती है। यही सारी बातें जो हम बोल रहे हैं ये उस एनिमेशन में आपको अब नजर आएंगी, जिसको अब हम एक्सप्लेन करते हैं। गौर से देखें। दिस इज एफेरेंट वेसल, दिस इज ग्लोमेरुलस, दिस इज एफेरेंट। इसका डायमीटर बड़ा है एफेरेंट का, एफेरेंट का छोटा है। प्रेशर डेवलप हो गया है। यूजफुल और हार्मफुल सब यहां पे जा रहे हैं। उनके डिफरेंशिएशन के लिए प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप्स ऑफ हेनले, डिस्टल। फिल्ट्रेशन रेट कितना है 125। रीएब्सॉर्प्शन रेट कितना है 124। देख लीजिए, ये आपको ब्लड दिखाया गया जो अंदर की तरफ आ गया है। दिस इज एफेरेंट वेसल, एफेरेंट ग्लोमेरुलस। इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। अभी आपको मैकेनिज्म दिखाया जा रहा है। ये फिल्ट्रेशन येलो कलर में आपको एरो से दिखाई जा रही है। ये येलो कलर का मटेरियल ब्लड से निकल आया है, वो मेन कैप्सूल की तरफ जा रहा है। इसमें क्या क्या है? वाटर है, इनऑर्गेनिक आयंस है, ये यूजफुल चीजें हैं। ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, और मेटाबॉलिक वेस्ट भी है जो हमें नहीं चाहिए। यूरिया है, क्रिएटिनिन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सब चीजों के मिक्सर को आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। जीएफआर किसे कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, जो कि 125 ml पर मिनट है। इसको कौन रेगुलेट करता है? ऑटोमेटिक सिस्टम है आपकी बॉडी का। सिंपैथेटिक सिस्टम जो हम पढ़ चुके, हार्मोनल सिस्टम जो हम पढ़ चुके, एडीएच। तीनों का रोल है इस स्पीड को मेंटेन करने में, इस रेट को मेंटेन करने में। आपको वैल्यूज दिखाई जा रही है सिर्फ पर डे के हिसाब से, कि अगर वो मिले तो 150 लीटर, अगर मैंने तो 180, आपने 180 पे बिलीव करना है। जो कुछ फिल्टर हो जाए 1% से यूरिन बनता है, 99% रीअब्सॉर्ब होती है। रीअब्सॉर्प्शन कहां होती है जी? अभी आपको दिखाया जा रहा है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। कहां से होती है जी? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। दिस इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके ऊपर ब्लड वेसल ऐसे करके गई है, ये आपको दिखाया जा रहा है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पेरिट्यूबुलर ब्लड वेसल। ये यूजफुल मटेरियल जा रहा है, हार्मफुल रह गया, यूजफुल जा रहा है, हार्मफुल रह गया। सोडियम चला गया अगर जरूरत है, वाटर चला गया अगर बॉडी को जरूरत है, ग्लूकोज चला गया, आयन चले गए, क्लोराइड चले गए, अमीनो एसिड चले गए। क्या रह गया जी नीचे? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन,
बिलिरुबिन, हार्मफुल ड्रग्स, हार्मफुल मटेरियल, सारा नीचे रह गया। कोई क्वेश्चन है किसी का जी? जी बेटा, ये ट्यूब ऑफ हिंडे जो है इसका बॉटम जो है वो नैरो है ना, तो ये प्रेशर इंक्रीज करने के लिए है यार, इसकी क्या रीजन है? अच्छा वो मैं आपको बताता हूं। ये असल में परमेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए है, ताकि यहां से वाटर को क्या किया जाए, एक्सट्रैक्ट किया जाए। देखें, सर आपने पिक्चर दिखाई है तो उसमें दिखा रहे हैं कि यूरिया भी रिएब्सॉर्ब हो रहा है। हाँ बिल्कुल होता है। यूरिया की अमाउंट इतनी ज्यादा होती है कि उसके रीअब्जॉर्प्शन के बगैर काम नहीं चलता। तो बाज़ औक़ात बेगुनाह के साथ साथ, सॉरी गुनहगार के साथ साथ नहीं, सॉरी बेगुनाह के साथ साथ कोई गुनहगार को भी चांस मिल जाते हैं निकलने का। अच्छा पेज पता नहीं मैंने कहाँ ऐड किया, दूसरा पेज ऐड कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये क्या है बड़ा, न्यू स्लाइड, हियर इज इट। चलिए जी देखें, काउंटर करंट मल्टीप्लायर। स्क्रीन तो क्लियर है ना? मैं अगर नजर ना हो तो कोई बात नहीं है। काउंटर करंट मल्टीप्लायर, ये जरा समझ जाए, ठीक है? असल में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जो कुछ है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाटर है कि वाटर बाहर ना जाए। ये हमारे पास, हम इस तरह कर लेते हैं कि कलर चेंज कर लेते हैं। ये चीज शीटिंग डायग्राम मैंने आपको दिखाई है, उसमें से क्लियर नहीं है, तो हम कुछ इस तरह कर लेते हैं कि इस चीज को जरा क्लियर कर लेते हैं। जी यूरिया क्या, यूरिया का कोई रोल नहीं है, ये वेस्ट मटेरियल है, इसको निकालना है। तो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, फिर दूसरे चक्कर में फिर रिमूव हो जाएगा। मैंने आपको कहा ना कि ये बेगुनाह के साथ गुनहगार निकला है, उसको दोबारा पकड़ा जाएगा। ये कोई एक टाइम भी नहीं होता कि बस एक बार फिल्ट्रेशन होगी कहानी खत्म हो गई। नो, कल मैंने आपको एमसीक्यूज दिखाया था, शायद मैं भूल गई हूं, 1 डे में 30 टाइम्स होता है, तो कहां कहां बचेगा 30 टाइम्स। ये कोई एक बार नहीं है कि बस ये रीअब्सॉर्ब हो गया और बच गया। नो, देखें, दिस इज बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है जी, proximal convoluted tubule, loops of Henle, distal convoluted tubule, collecting duct। इसको डबल कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए मैकेनिज्म की। लाइक दिस, ठीक है जी, लाइक दिस, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। देखें, यहां पे मटेरियल इस तरह फ्लो कर रहा है, मटेरियल की फ्लो कुछ यूं है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, फ्रॉम बोमेन कैप्सूल टू कलेक्टिंग डक्ट, फ्रॉम बोमेन कैप्सूल टू कलेक्टिंग डक्ट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की डायरेक्शन इस तरह है, और कमाल की बात ये है, इसको जरा गौर से सुने, ये एफेरेंट वेसल है ग्लोमेरुलस, ये इफेरेंट वेसल है। इफेरेंट वेसल आकर इसके ऊपर इस तरह नहीं है, नजर तो आपको इस तरह आती, लेकिन ये चीज गलत है। ये कैसी है, इसको काउंटर करंट मल्टीप्लायर इसलिए कहते हैं, इसको गौर से देखिए। दिस इज एफेरेंट वेसल ग्लोमेरुलस, मैं सिर्फ ए लिखता हूं ताकि आपको याद है, एफेरेंट, इफेरेंट, ये ऐसी है, उस तरफ से आई है, पेरिटिकुलर कैपिलरीज ऐसी आई है, उस तरफ से, यहां से वापस निकली है और निकलकर वेन बन गई है, यहां से निकलकर वेन बन गई है।
यहां तक ये आर्टरी थी, इसके बाद ये वेन बन गई है। अब देख लें, ब्लड वेसल ऐसे गुजरी है, तो ब्लड की फ्लो क्या है? ब्लड की फ्लो इस डायरेक्शन में है। रेड एरो रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लैक एरो रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ऐसे आ रहे हैं, ब्लड ऐसे जा रहे हैं, तो एक दूसरे को इनकाउंटर कर रहे हैं, उनके एक दूसरे के साथ मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और रीअब्सॉर्प्शन का चांस बढ़ जाता है, रीअब्सॉर्प्शन का चांस बढ़ जाता है। देख लें, अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी ऐसे मूव करता और ब्लड भी ऐसे मूव करता, तो फिर रीअब्सॉर्प्शन के चांसेस इतने नहीं होते। जैसे दो रोड से और एक रोड पे सिर्फ लेफ्ट साइड पे लोग जा रहे हैं और एक पे राइट पे, तो एक्सीडेंट का चांस नहीं होता। लेकिन अगर एक ही रोड पे कोई जा रहा है कोई आ रहा है, अब उसी डायरेक्शन में गाड़ियों को इजाजत है, तो एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होंगे। तो यहां पर एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा हैं हर जगह, क्योंकि ब्लड ऐसे मूव कर रहे हैं, फिल्ट्रेट ऐसे। जिस जिस जगह पे रीअब्सॉर्प्शन की जरूरत है उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप में से कोई बता सकते हैं कि क्यों इसको कन्वोल्यूटेड अल्लाह पाक ने पैदा किया? व्हाई प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज कन्वोल्यूटेड? एनीवन? शाबाश, शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। हम बिल्कुल ठीक गए थे, शायद मुझे नाम ठीक से याद है या गलत है, सॉरी अगर गलत हो। इसको कन्वर्ट इसलिए किया गया ताकि फिल्ट्रेट इसमें स्लो मूव करे, रीअब्सॉर्प्शन की चांसेस बढ़ जाए। दूसरी बात, ये कन्वोल्यूटेड है, जब मटेरियल फ्लो करे तो कभी इसको हिट करे, कभी इसको हिट करे, कभी इसको हिट करे, कभी इसको, उसको ऐसे ऐसे जाना पड़े, और वो कभी एक दीवार के साथ लगे, कभी दूसरी दीवार के साथ लगे फिर लिक्विड, और उससे रीअब्सॉर्प्शन का चांस इंक्रीज हो। सिर्फ ये नहीं है कि कन्वोल्यूटेड है, इसके अंदर विलाई भी है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्रॉक्सिमल और लूप ऑफ लिखा है। प्रॉक्सिमल में होती है 80% रीअब्सॉर्प्शन, खुदा की बात, टोटल रीअब्सॉर्प्शन में 80% सिर्फ इस एक जगह पे होती है। बाकी लूप्स ऑफ इनलेट, डिस्टल, कलेक्टिंग डक्ट, इन सब में जस्ट 20% होती है, 80% सिर्फ प्रॉक्सिमल में होती है। लूप ऑफ इनलेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे होती है रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, इसलिए इसके लोअर रीजन्स को थिन कर दिया गया ताकि प्रेशर डेवलप हो और यहां से इसको निकाला जा सके। अगर आप गौर करें अब डायग्राम पे, अगर आप गौर करें तो ये बड़ा कम्प्लेक्स है, आपको समझ नहीं आती, लेकिन ये देखें, ये एफेरेंट वेसल आ गई है, ग्लोमेरुलस बना रही है, एफेरेंट वेसल ऐसे आके यहां से स्टार्ट हुई है ऐसे, और यहां से वापस निकली है, देखने, और आगे जाके इसका कलर आपको चेंज दिखाया गया। ऐसे नहीं है कि ये निकल कर ब्लू बन गई है बस, नो, ये जो कुछ यहां से फिल्टर हुआ है ये वापस लेने के लिए, लेकिन इस तरह इसकी कोयलिंग नहीं हुई, इसकी कोयलिंग इस तरह से हुई है। तो एज अ होल इसका ऑरिजिन पता नहीं चलता, लेकिन इसका ऑरिजिन इस साइड से, फ्रॉम डिस्टल टू लूप्स ऑफ इनलेट, फ्रॉम लूप्स ऑफ इनलेट टू proximal, from proximal it leaves the nephron and goes out। अगर ये इस तरह रोटेट करता तो फिर ये वेन यहां पे लोकेटेड होती। दिस इज कॉल्ड काउंटर करंट मल्टीप्लायर।
काउंटर करंट मल्टीप्लायर। कोई इश्यू है इसमें जी? अब ये सब कुछ थ्योरी पढ़ना आपके लिए जरूरी थी, तब आपको इस वीडियो की समझ आएगी। और ये वीडियो देखने के बाद होप्स हो कि कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, कुछ एमसीक्यूज लिख ले अपने साथ। देखें, 80% रीअब्सॉर्प्शन यहां पे होती है, ऐसा हो हमने कहा कि 99%। कुछ एमसीक्यूज लिख लें। 1 to 2 लीटर यूरिन पर डे नॉर्मल है। वन टू 2 लीटर यूरिन इज नॉर्मल पर डे, क्योंकि 180 लीटर्स की फिल्ट्रेशन होती है, उसमें से 178.5 वापस रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। 178.5 वापस रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। 1.5 लीटर यूरिन बनता है। लेकिन हम ब्रॉड सेंस में 1 to 2 लीटर ले सकते हैं। अगर 1 to 2 लीटर है तो ये नॉर्मल है। अगर इससे कम है तो इसको हम एन यूरिया कहते हैं। एन यूरिया, लो यूरिन लेवल इज एन यूरिया। अगर यूरिन लेवल इससे कम है तो उसको हम एन यूरिया डिजीज कहते हैं। फिर आप समझ जाएं कि एडीएच का मसला है या लूप्स ऑफ हिनले का मसला है। अगर यूरिन ज्यादा है और रेगुलरली ज्यादा है, ये नहीं कि एक दो दिन या नहीं, एक दो दिन से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर रेगुलरली ज्यादा है तो उसको हम पोली यूरिया कहते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं शुगर पेशेंट में भी। पोली यूरिया, मोर यूरिन देन नॉर्मल, एंड यूरिया, लो यूरिन देन नॉर्मल। तो यूरिन की अमाउंट से आपको किडनी के फंक्शन का पता चलता है। वो शायर कहते हैं कि दाने दाने से बनाने वाले का पता चलता है। तो ये यूरिन से आपको पता चलता है कि यूरिन का लेवल नॉर्मल है तो आपकी किडनी नॉर्मल है, एडीएच नॉर्मल है। अगर यूरिन में इंक्रीज डिक्रीज है तो एडीएच में इंक्रीज डिक्रीज है। अगर यूरिन कम है तो शायद एडीएच ज्यादा सीक्रेट होता है। अगर यूरिन ज्यादा है तो शायद एडीएच कम सीक्रेट होता है। अगर आपने एडीएच टेस्ट कर लिया वो नॉर्मल है तो आप समझ जाए कि आपके नेफ्रॉन्स डैमेज है, यहां पे कोई इशू है, हार्मोनल इशू नहीं है, फिर फिजिकल है। अगर वो भी ठीक है तो फिर नर्वस इशू है, न्यूरॉन का कंट्रोल नहीं है। तो 3 रीजन हो सकते हैं: ऑटो रेगुलेशन, हार्मोनल रेगुलेशन, फिजिकल रेगुलेशन। कोई क्वेश्चन है किसी का? क्लियर है जी? पाकिस्तानी कौन जाग रहे हैं या सो रही है? कौन सा? ऑटो रेगुलेशन देख लें। आपका नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, ऑटोमेटिक प्रोसेस चल रहा है आपकी बॉडी में कि आपकी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन हो, 70% वाटर हो, उससे ज्यादा यूरिन में ना जाए, नर्वस कंट्रोल है, न्यूरॉन इसको कंट्रोल कर रहा है, इसकी एक्टिविटी को। अब अगर न्यूरॉन में मसला है और ठीक तरीके से रेगुलेशन नहीं हो रही तो भी मसला होगा। अगर न्यूरॉन ठीक है तो शायद नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में कोई डैमेज है जिसकी वजह से नॉर्मल यूरिन नहीं बन रहा।
अगर न्यूरॉन भी ठीक है, नेफ्रॉन भी ठीक है, तो फिर शायद एडीएच का मसला है। वहां से ये सही अमाउंट सिक्रेट नहीं होती, या ज्यादा सिक्रेट हो रही है या कम सिक्रेट हो रही है। तो 3 रीजन हो सकते हैं यूरिन के इंक्रीज डिक्रीज में। ये मैंने आपको कुछ अल्फाज छोड़े थे, कार्टिकल और जक्सटामेडुलरी। मैंने आपको कहा था कि नेफ्रॉन में समझ आ जाएगा। अगर नेफ्रॉन ऐसा हो कि पूरा का पूरा नेफ्रॉन कार्टेक्स रीजन में हो, उसको हम कार्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। यहां तो समझ नहीं आएगा, दिस इज किडनी, दिस इज मेडुला रीजन, ये कार्टिक्स है। मैं एक नेफ्रॉन ड्रा करता हूं, दूसरा नेफ्रॉन ड्रा करता हूं, तीसरे नेफ्रॉन ड्रा करता हूं। ये तो नेफ्रॉन सिर्फ कार्टेक्स रीजन में है, इनको हम कार्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं, कार्टिकल नेफ्रॉन। और वो नेफ्रॉन जो कार्टेक्स से शुरू हो जाए, मेडुला में चला जाए और फिर निकल आए, उनको हम जक्सटामेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं, जक्सटामेडुलरी नेफ्रॉन। कार्टिकल नेफ्रॉन वो है जो कार्टेक्स रीजन में है, जक्सटामेडुलरी वो है जो कार्टेक्स से शुरू और मेडुला में आ गए। कार्टेक्स से शुरू है, मेडुला में इन्वॉल्व है, लाइक दिस। ये सारे नेफ्रॉन जक्सटामेडुलरी। आप में से किसी को याद है कि ह्यूमन में कौन से हैं, कार्टिकल है या जक्सटामेडुलरी या दोनों हैं? बिल्कुल, 70% कौन से हैं? कार्टिकल। और 30% क्या है? जक्सटामेडुलरी। ये दो चीजें भी हमने छोड़ी थी, माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स। ये भी अभी क्लियर हो जाएगा। ये देख लें, ये एक नेफ्रॉन है, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलकर बनाती है माइनर कैलिक्स। बहुत सारी माइनर कैलिक्स मिलकर बनाती है मेजर कैलिक्स। और ये सब कुछ मिलकर बनाती है पेल्विस। पेल्विस आगे जाके यूरेटर बन जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि पेलरी मिलकर वेन्यूल्स बनाती है, वेन्यूल्स मिलकर वेन्स बनाती है, वेन्स मिलकर वेना केवा बना लेती है, ऐसे ही। तो ये जो आपको दिखाई गई है, ये माइनर कैलिक्स, माइनर माइनर माइनर, ये 3 मिलकर मेजर, ये मेजर कैलिक्स, ये माइनर है, इसके पीछे कलेक्टिंग डक्ट्स है। तो ये इनका सीक्वेंस है। Collecting duct, they will move into the minor calyx, it will move into the major calyx. It will move and combine to form larger tube called the pelvis, which will move into the ureter. Ureter will drain into the urinary bladder. Any